हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ईवीएस का 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चन ईवीएस का करवा दिया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपके एग्ज़ाम में ये हमेशा रिपीट होता है, हमेशा आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सीटेट का रूल ही है। रूल क्या है तो मतलब कि रूल ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा के वो पूछता है, सेम टू सेम पूछ देता है। बार बार सीटेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी पढ़ के जाएंगे तो आपका आसानी से काम हो जाएगा, आपका सीटेट क्वालिफाइड हो जाएगा। इसलिए आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके पहले मैंने ये 15 नंबर तक करवा दिया था ईवीएस का क्वेश्चन। 15 नंबर का आंसर था ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आज मैं 16 नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा वीडियो तो वो भी देख लीजिएगा आप। मैंने उसमें 15 नंबर तक ईवीएस का क्वेश्चन करवाए हैं। आज मैं 16 नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा इसके आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहारवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर 3 है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर 4 है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। व्यवहारवादी सिद्धांत जी नहीं, केवल व्यवहारवादी सिद्धांत तो नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक जी नहीं, सहानुभूतिक तो नहीं बनना है हमें। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। इसका सबसे राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, ध्यान इधर उधर चला जा रहा है, यहाँ काफ़ी बातें हो रही है इसीलिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। ऑप्शन नंबर 1 है यंत्रवत याद करने पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 है प्रबलन पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 3 है अनुबंधन द्वारा अर्जित है। ऑप्शन नंबर 4 है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यंत्रवत याद करने पर आधारित है। याद करना जहाँ भी दिखे रटनतम प्रणाली से मुक्त करना है बच्चों को, ना कि उनको याद करने पर आधारित करना है या याद करवाने पे जोर देना है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। जहाँ भी याद करने के लिए आए, रटनतम प्रणाली आए, रटाइए बच्चे को याद करवाइए, वो हमेशा गलत होता है। ये निगेटिव पॉइंट है, माइंड में बैठा लीजिए। और ये जहाँ भी आएगा वो आँख बंद करके गलत कर दीजिएगा, ये आंसर कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं। हाँ, अगर यहाँ पॉजिटिव दे दे कि यंत्रवत याद करने पर आधारित है, ये दिया है, ये तो निगेटिव हो जाएगा। यंत्रवत याद करने पर आधारित नहीं है अगर ये देगा तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं है दोगा तो ये क्वेश्चन ध्यान देना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, उसी अनुसार हमें आंसर देना है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है प्रबलन पर केंद्रित है, जी नहीं, प्रबलन पर भी केंद्रित नहीं होगा। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, नहीं, अनुबंधन द्वारा अर्जित ये भी नहीं होगा। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, जी ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ठीक है। हाँ, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। हाँ, शिक्षिका को क्या करना चाहिए, हम लोगों के लिए है ये, ठीक है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, नहीं, ये तो पहले निगेटिव दिख गया। बच्चों को दंडित करना चाहिए, नहीं, ये भी निगेटिव दिख गया। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बल देना चाहिए,
नहीं। याद करना हमने अभी आपको बताया कि जहाँ भी रटंतम प्रणाली आ जाए यानी याद करना पर बल देना आ जाए वो निगेटिव हो जाएगा। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही निगेटिव हो गए, निगेटिव पॉइंट ऐसे ही दिख गए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना है, बच्चे के किसी भी सिद्धांत को हमें अनदेखा नहीं करना है। बच्चे हमारे लिए सर्वोपरि है, सब चीज़ वही है, वो जो है वो सही है। अगर शिक्षा प्रणाली में गलती हो रही है तो वो हमारी गलती है, ना कि बच्चे की। कभी भी बच्चे को अनदेखा नहीं करना है और ना ही बच्चे को गलत ठहराना है, इसलिए तो निगेटिव हो गया। बच्चे को अनदेखा करना, जहाँ भी आँख बंद करके गलत कीजिए। बच्चे को दंडित करना चाहिए, जी नहीं, बच्चे को दंडित कभी नहीं करना है। हमें बच्चे को प्यार से समझाना है, पढ़ाना है। गलती भी करता है तो कभी भी हमें उसे दंडित नहीं करना है, धमकाना नहीं है। ये भी दंडित करना भी आ जाए तो ये निगेटिव है, आँख बंद करके गलती कीजिए। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत पर बल देना चाहिए। तो हमने आपको भी बताया था कि जहाँ भी याद करना आ जाए वो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। जी, ये सही बात है। प्रतिकूल, जो उसके लिए प्रतिकूल है, वो उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को क्या करना चाहिए, चुनौती देना चाहिए। तो ये सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर 3 है यंत्रवत याद करना। ऑप्शन नंबर 4 है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग आसानी से बता सकते हैं, हमने अभी बताया है कि निगेटिव पॉइंट देख के ही काट देना है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए, इसमें केवल आ गया। जहाँ भी आपको ये दिख जाए केवल, वो हमेशा गलत हो जाएगा। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना है, ये पॉइंट भी आपको जहाँ भी दिख जाए यंत्रवत याद करना, ये भी निगेटिव है। यंत्रवत याद करना ये नहीं होगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना, वर्गीकरण तो करना ही नहीं है हमें, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नामांकित नहीं करना है, वर्गीकरण नहीं करना है, ये भी निगेटिव हो जाएगा हमारा। हाँ, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। हाँ, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना इसकी विशेषता है। जो बच्चे को हमेशा पॉजिटिव लेना है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र का यही मतलब है कि बच्चे को हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। अगर शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी आ रही है, बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं भी हैं तो वो सारी जिम्मेवारी शिक्षक की है कि क्यों नहीं है, वो सारी गलती शिक्षक की है, बच्चे की कभी गलती नहीं है। अगर टीचर बनना है तो बच्चे को कभी हमें गलत नहीं ठहराना है, हमेशा बच्चे को सही बताना है। हाँ, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है ये हमें बताना है, शिक्षा में कमी है ये बता सकते हैं, बच्चे की कमी कभी नहीं बता सकते। अगर टीचर बनना है तो ये करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश डैश है, पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, अंतर्निहित है, संबंधित है। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी है, आप लोग आराम से बता दीजिएगा। संवेग एवं संज्ञान, संवेग का मतलब होता है इमोशन, इमोशन होता है जो हमारे अंदर है, और संज्ञान का मतलब होता है हमारे अंदर का जो ज्ञान होता है, हमारी नॉलेज होती है, वही होता है। इंटरनल नॉलेज हमारी जो होती है, यानी अंदर की क्षमता हमारी नॉलेज की, वो उसका मतलब होता है संज्ञान। तो ये पूछ रहा है कि इमोशन यानी संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः अलग है, या स्वतंत्र है, या अंतर्निहित है, या संबंधित नहीं है। बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। संवेग एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है, इसका आंसर हो जाएगा सन्निहित है। जी नहीं, स्वतंत्र नहीं है, ये तो होगा नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि संवेग या स्वतंत्र एक दूसरे से क्या है। देखिए, अगर कोई कहीं, मान लीजिए कहीं शादी हो रही है, किसी की शादी हो रही है, आप लोगों को वहाँ इनवाइट किया कि आप लोग वहाँ गए, अभी शादी का सीज़न चल रहा है इसलिए मैं शादी का नाम ले रही हूँ, तो कहीं आप लोग को इनवाइट किया कि आप लोग गए, तो वहाँ जाके आप लोग रोइएगा तो नहीं, शादी तो खुशी का माहौल है, चाहे आपके मन में कुछ भी हो,
आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, हंसी खुशी का माहौल है, डांस करना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई मरा हुआ है वहाँ जाके तो हंसेंगे नहीं, कोई मरा हुआ है तो वहाँ जाके हंसेंगे नहीं, और अगर कोई शादी है तो वहाँ जाके रोएंगे नहीं। तो ये संवेग एवं संज्ञान क्या है, सन्निहित है। आपको पता है संज्ञान आपको ये बताता है कि यहाँ आदमी मर गया है, यहाँ हमें हंसना नहीं है, यहाँ हमें रोना है, हमें दुखी होना है। और तो संवेग मतलब होता है रोना, और संज्ञान हमें ये बताता है कि यहाँ पे क्या करना है, हमें रोना है, हंसना है। और शादी में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ आपको क्या संज्ञान से ही ना आपको पता चलता है कि यहाँ हमें क्या करना है, हंसना है कि रोना है। तो यहाँ हंसना है, मुस्कुराना है, नाचना है, गाना है, शादी में यही करना है। तो इसलिए संवेग और संज्ञान क्या है, एक दूसरे में सन्निहित है, अलग नहीं है, एक दूसरे में सन्निहित है। इसीलिए ना हमें हर मोमेंट पर हर तरह हमारा संज्ञान ही है जो हमें बताता है कि कैसा हमें रहना है, हंसना है, रोना है, खेलना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ किस तरीके से रहना है। इससे हमें कैसे पता चलता है, संज्ञान से ही पता चलता है। और जो हम हंसते हैं, रोते हैं, खेलते हैं, ये सब क्या है, ये सब संवेग है। खेलना नहीं, हंसना रोना ये सब क्या है, संवेग है। दोनों एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1, अधिगम पुनरुत्पादन एवं समरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। बताइएगा। हमने आपको बताया जहाँ भी ये दिखे, जहाँ भी समरण गलत निगेटिव हो जाएगा, जहाँ भी दिखे यंत्रवत याद गलत हो जाएगा, व्यवहार का अनुबंधन है ये भी कभी नहीं होगा, ये भी निगेटिव पॉइंट है। ये जितने भी पॉइंट है ये सब क्या है, निगेटिव है, ये तो कभी भी नहीं होगा। जहाँ भी आप लोगों को दिखेगा आँख बंद करके मेरा नाम लेके उसको गलत कर दीजिएगा, मेरा नाम लेके गलत कर दीजिएगा। ठीक है, इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। सही बात है, अधिगम सक्रिय विनियोजन। सक्रिय विनियोजन मतलब होता है कि सक्रिय बच्चा कहाँ सक्रिय होकर अपने आप को वहाँ ताल में बैठा रहे हैं, ये क्या है, ज्ञान की, और उसके बाद ज्ञान की संरचना कर रहे हैं। तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। हाँ, विद्यार्थियों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर 2, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 3, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ऑप्शन नंबर 4, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है, बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित, ये प्रोत्साहित पॉइंट जहाँ भी आपको दिख जाए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा सही होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करना ही नहीं है, ये भी जहाँ दिखे आपको ये हमेशा निगेटिव होगा। ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ये भी निगेटिव है, ये तो होगा ही नहीं, अभाव पैदा क्यों करना है भाई। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। इसका यही परिणाम है कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। बच्चों को समझाने के लिए, उसकी अवधारणा को समझाने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका है कि उसको स्पष्ट उदाहरण के साथ साथ गैर उदाहरण भी दीजिए। उसकी दुनिया के वातावरण से जोड़िए, आसपास के वातावरण से जोड़िए, उसको घरेलू वातावरण से जोड़िए, जिससे बच्चा क्या होगा, प्रोत्साहित होकर बहुत ही प्रभावशाली तरीक़ा से सीख पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों को दंड अगर हम देते हैं या पुरस्कार देते हैं वो भी लगातार, तो उससे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमें बताना है। इससे बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी जी, नहीं, हमें निगेटिव बताना है ना भाई। निगेटिव होता है ना, पुरस्कार बार बार आप देते रहे, बच्चे को दंड बार बार देते रहे, ये क्या हुआ, ये निगेटिव पॉइंट हुआ, तो निगेटिव ही हमें बताया है ना। बस यही है, सीटेट क्या करता है, लैंग्वेज में लपेट देता है आपको, बस दूसरा कुछ नहीं है। कोई भारी नहीं होता सीटेट का एग्जाम निकालना, ये ईजी है। बस क्वेश्चन में आपको जब समझ लीजिएगा ना कि क्वेश्चन क्या ही क्या रहा है, तो आप सीटेट आसानी से पास कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है जी, नहीं, आप दंड देंगे, उसको पुरस्कार देंगे तो उससे क्या आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाएगी, नहीं। बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाती है, नहीं, ये भी नहीं होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, ये भी नहीं होगा। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। निपुणता पे कैसे करेगा, दंड दीजिएगा बार बार तो उसको ये थोड़ी ना करेगा। अधिगम में बच्चों की क्या है, दिख नहीं रहा है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। जी हाँ, अधिगम में बच्चों की क्या होगी, जिज्ञासा कम होगी। सबसे निगेटिव पॉइंट है, ये निगेटिव ही बताना था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हाँ, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक दंड, ऑप्शन नंबर 2 सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 3 सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4 निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। शारीरिक दंड, हमने आपको बताया था ना, जहाँ भी दंड है वहाँ निगेटिव है। दंड जहाँ भी दिख जाए ये पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, और सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, हाँ ये पॉजिटिव पॉइंट है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, जी नहीं, तुलना करना जहाँ भी दिखे ये भी निगेटिव हो जाएगा। तुलना तो हमें कभी करना ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ओहो, हाथ फिसल जाता है बार बार, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। जितना सहयोग से बच्चे पढ़ेंगे उतना अच्छे से अधिगम करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना है हमें, ना कि निरंतर तुलनात्मक करना है और ना ही शारीरिक दंड देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये हमेशा हाथ फिसल जाता है। चलिए कोई नहीं, आप लोग समझ के बस यही समझा देना है कैसे भी आप लोगों को। क्या टीचर का एक क्या होता है भूमिका, कि वो बच्चे को कैसे भी समझा दे, बस बच्चे समझना चाहिए। उनके पढ़ाने का यही मूल्य उद्देश्य होता है कि बच्चे समझ जाएं, चाहे वो जैसे समझे। आप लोग समझ गए, अब हाथ पिछले चाहे ठीक अच्छे से हो या ना हो, आप लोग समझ गए, ये सबसे बड़ी बात है बस। ठीक है, आप लोग भी इसी पे ध्यान दीजिएगा। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इस दिन को देखने के लिए, आप लोग भी देखिएगा ज़रूर, बस ऐसे ही लगे रहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज करते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज करते हैं। एक व्याख्यान देकर के, ऑप्शन नंबर 2 प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ऑप्शन नंबर 3 बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, देखिए अभ्यास देखिए गलत हो जाएगा। 4 नंबर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। बताइएगा इसका सबसे पॉजिटिव आंसर हमें बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन का सबसे पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा। एक व्याख्यान देकर, व्याख्यान तो हमें कभी देना ही नहीं है, ये तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, अवसर है
तो ये देख के ये मत सोचिएगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ अवसर है। ये देखिए कि कहा गया है प्रतियोगितात्मक, तो एक दूसरे से उन लोगों को नहीं करवाने से ये ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। बार बार यांत्रिक अभ्यास, जहाँ भी यांत्रिक अभ्यास दिख जाए वो क्या हो जाएगा, हमेशा गलत हो जाएगा। जहाँ भी यांत्रिक अभ्यास दिखे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। ये भी काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या को समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर नहीं। प्रत्येक कार्य के लिए पुरस्कार नहीं देना है, हमने आपकी इसके पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं हम आप लोगों को कई बार। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, यहाँ भी देखिए केवल दिख गया, पुरस्कार दिख गया, ऐसे ही निगेटिव हो जाएगा। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, दंडित दिख गया, ऐसे ही निगेटिव हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब तीनों में निगेटिव आ गया, देखिए आसान कितना है क्वेश्चन को पकड़ना। पुरस्कार देना एकदम निगेटिव होगा, आँख बंद करके गलत, केवल वो भी हटा दीजिए, एक शब्द से ही हटा दीजिए, दंडित करके तो ये भी होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। जी देखिए यहाँ दो पॉजिटिव पॉइंट आ गए, एक तो प्रोत्साहित करना और एक विचार मंथन करके। ठीक है, तो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ऑप्शन नंबर 1, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 3, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। बताइएगा निम्नलिखित किस अवधि में से शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होती है, यानी तेजी से होती है। बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो सटीक आंसर हो जाएगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था में और प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास भी तेजी से होती है और मानसिक विकास भी तेजी से होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। जी नहीं, ये नहीं होगा। मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था नहीं, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था में तो आदमी बच्चा बड़ा हो जाता है, ये तो होगा नहीं। मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था एक ही बार, इतना अंतर तो होगा नहीं, इसलिए ऐसे भी गलत हो गया। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, ये जी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, निगेटिव पूछा है। ऑप्शन नंबर 1, विकास जीवन प्रयत्न होता है। ऑप्शन नंबर 2, विकास परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 3, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए अभी मैं भी एक पल के लिए भूल गई थी कि हमसे निगेटिव पूछा है और हम पॉजिटिव पे ही आंसर लगाने वाले थे। ऐसे ही गलती हो जाती है, निगेटिव पूछता है आदमी, नहीं पे ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए क्या होता है आंसर गलत होता है। लेकिन हमें निगेटिव पे ध्यान देना है, ये इसीलिए डालता है ताकि हम लोग फंसे, हमारे दिमाग पर से उतर जाए कि नहीं भी है। और हमेशा आदमी के दिमाग में पॉजिटिव ही ना होता है क्वेश्चन के प्रति, तो आदमी तो पॉजिटिव के बारे में ही लगाता है हमेशा, लेकिन निगेटिव डाल देता है तो कभी कभी आदमी भूल से लगा देता है। ये मैं गलती कितने बार कर चुकी हूँ, मेरा ये अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि फिर भी मैं सीटेट क्वालिफाइड कर गई और आज अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ, मैंने ये अनुभव किया है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पे। विकास जीवन प्रयत्न होता है, ये सही आंसर है, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा है। विकास परिवर्तन होता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा है इसलिए नहीं होगा। है पॉजिटिव लेकिन निगेटिव पूछा है इसलिए नहीं होगा। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी नहीं होगा। है पॉजिटिव लेकिन होगा नहीं क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा है, ध्यान रखिएगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, जी नहीं, ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमसे निगेटिव पूछा है इसलिए क्वेश्चन सही होगा। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहे हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए निगेटिव कुछ इसलिए कि सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। ऑप्शन नंबर 2, जन्मजात विशेषताएं। ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरणीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। बताइएगा 29 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या मतलब कि एक दूसरे से आदमी भी भिन्न भिन्न प्रकार से सभी लोग होते हैं, इसका क्या कारण है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड है? नहीं, ये नहीं है, केवल ये इसका आंसर नहीं होगा। जन्मजात विशेषताएं? नहीं, केवल जन्मजात विशेषताएं से ही व्यक्ति विभिन्नता नहीं होती है। पर्यावरणीय प्रभाव? नहीं, पर्यावरणीय प्रभाव से ही केवल नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया के द्वारा क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। हाँ, जब आनुवंशिकता भी होता है, जैसे जो आनुवंशिकता का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है उससे, और पर्यावरण यानी हमारे आसपास के वातावरण, जब दोनों आपस में पारस्परिक मिलते हैं, एक दूसरे से मिलके ही क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, या तो एकल सामाजिकरण का एजेंसी का उदाहरण पूछ लेगा या द्वितीय पूछ लेगा, ये हमेशा पूछता है। ये इस पर VVI लगा लीजिएगा। VVI का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? प्रथम नहीं बताना, द्वितीयक बताना है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1, परिवार एवं समाज पड़ोस। ऑप्शन नंबर 2, परिवार एवं मीडिया। ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय एवं मीडिया। ऑप्शन नंबर 4, मीडिया एवं पास पड़ोस। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, परिवार एवं पास पड़ोस प्रथम सामाजिकरण का उदाहरण होता है। कौन? परिवार एवं पास पड़ोस। ठीक है, और द्वितीय में आ जाता है विद्यालय एवं मीडिया। द्वितीय सामाजिकरण का उदाहरण होता है विद्यालय एवं मीडिया। तो इसलिए हमसे द्वितीयक एजेंसी पूछा है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, परिवार एवं पास पड़ोस पहला उदाहरण होता है और विद्यालय और मीडिया दूसरा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। और इसके पहले हमने 15-20 का डाला था वीडियो, आज मैंने 15 का बनाया है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, और मेरे चैनल को हमेशा बढ़ाइए आगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने हमेशा आती रहूँ नई नई क्वेश्चन के साथ, नई नई उमंग के साथ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग मेरा सारा वीडियो देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।